स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल इफ़ेक्टिव स्टडी 2.0 में। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हम क्लास 9th की NCERT से कुछ प्रश्नों की श्रृंखला लेकर चल रहे हैं। इसी सीरीज़ में आज की हमारी ये 5वीं सीरीज़ होगी। और फ्रेंड्स, अगर हम इसके पहले की सीरीज़ नहीं देखी है तो जो 4th सीरीज़ है उसकी लिंक डिस्क्रिप्शन में पड़ी हुई है, आप देख लीजिएगा। आज जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा कपड़े के तंतु, जो कि टेक्सटाइल से लिया गया है। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 क्या कह रहा है, देखिए। वस्त्र विज्ञान के अनुसार वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई है। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, वस्त्र निर्माण की सबसे छोटी इकाई क्या है, बताइए। ऑप्शन ए कपास, ऑप्शन बी ऊन, ऑप्शन सी तंतु या ऑप्शन डी धागा। हम जानते हैं जो कपास है ये वस्त्र निर्माण की कोई इकाई नहीं होती। ऊन जो है इसे हम जानते हैं कि ऊन के बारे में सभी को पता है। धागा तो हमें पता है, तंतुओं से जो तंतु होते हैं उन्हीं से धागा निर्माण किया जाता है और धागों से हमारे वस्त्र बनाए जाते हैं। तो वस्त्र निर्माण की जो सबसे छोटी इकाई होती है फ्रेंड्स, वो तंतु होती है। जो ऑप्शन सी है वो इसका करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 2। सूती वस्त्र के लिए तंतु प्राप्त किए जाते हैं। तो सूती वस्त्र के लिए तंतु कहाँ से प्राप्त किए जाते हैं? क्या रासायनिक पदार्थों से, या ऑप्शन बी प्राणी जगत से, या ऑप्शन सी व्यर्थ पदार्थों से, या ऑप्शन डी वनस्पत जगत से। तो हम जानते हैं फ्रेंड्स, रासायनिक पदार्थों से हमें सूती वस्त्रों के लिए जो तंतु है वह इससे नहीं प्राप्त होते हैं। और प्राणी जगत से भी प्राणी जगत से तो हमें सिर्फ हमें पता है कि 2 प्रकार के तंतु या 2 प्रकार के रेशे हमें प्राणी जगत से प्राप्त होते हैं। और व्यर्थ पदार्थों से तो ऐसा कोई मतलब ही नहीं है। ऑप्शन डी वनस्पत जगत से, वनस्पत जगत से हमें सूती वस्त्र के लिए जो तंतु हैं वो प्राप्त होते हैं। क्वेश्चन नंबर 3। नायलॉन के तंतु होते हैं। तो नायलॉन के तंतु क्या प्राकृतिक तंतु होते हैं, या प्राणीजन्य होते हैं, या यांत्रिक विधि से निर्मित तंतु होते हैं, या रासायनिक विधि द्वारा निर्मित कृत्रिम तंतु होते हैं? तो हम जानते हैं प्राकृतिक तंतु नहीं होते, प्राणीजन्य भी नहीं होते। ये जो नायलॉन होता है फ्रेंड्स, ये रासायनिक विधि द्वारा बनाया जाता है और रासायनिक विधि द्वारा निर्मित एक कृत्रिम तंतु होता है नायलॉन। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट आंसर है। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 4। ऊन प्राप्त की जा सकती है। ऊन हमें कहाँ कहाँ से मिल सकती है? ऑप्शन ए भेड़ों से, ऑप्शन बी बकरियों से, ऑप्शन सी ऊँटों से, या ऑप्शन डी इन सभी से। तो हमें पता है फ्रेंड्स, ऊन हमें भेड़ों से भी प्राप्त होती है, बकरियों से भी प्राप्त होती है और ऊँटों से भी प्राप्त होती है। तो ऑप्शन डी इन सभी से इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 5। निम्नलिखित में मानव निर्मित तंतु नहीं है। इसमें से देखना हमें ऐसा कौन सा तंतु है जिसकी रचना मानव ने नहीं की है। ऑप्शन ए रेयॉन, ऑप्शन बी रेशम, ऑप्शन सी पॉलिएस्टर, ऑप्शन डी नायलॉन। तो हम जानते हैं जो रेयॉन है ये मानव निर्मित तंतु है, पॉलिएस्टर भी मानव निर्मित तंतु होता है और नायलॉन भी मानव निर्मित तंतु होता है। जो रेशम है ये मानव निर्मित नहीं होता। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 6। निम्नलिखित में से किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता है? ऑप्शन ए खनिज तंतु, ऑप्शन बी वनस्पत तंतु, ऑप्शन सी जांतो तंतु, ऑप्शन डी कृत्रिम तंतु। हम सभी जानते हैं फ्रेंड्स, किस तंतु पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता? तो खनिज तंतु जो होते हैं उन पर आग का प्रभाव नहीं पड़ता। तो ऑप्शन ए जो है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7। ग्रीष्म ऋतु के लिए वस्त्र होता है। तो ग्रीष्म ऋतु के लिए कौन सा वस्त्र उपयुक्त होता है? चलिए देखते हैं, क्या सूती होता है, या लिनन होता है, या रेशमी होता है, या टेरिलेन होता है? तो हम सभी जानते हैं कि गर्मियों के मौसम में जो सूती वस्त्र होते हैं वो उपयुक्त होते हैं, क्योंकि ये पानी का जो अवशोषण करते हैं और जो सूर्य का प्रकाश होता है उनके लिए भी ये सही होते हैं। ये ठंडे होते हैं, इनके जो सूत होते हैं ये ठंडे होते हैं, इसलिए ग्रीष्म ऋतु के मौसम में सूती वस्त्रों को पहनना अच्छा माना जाता है। देखते हैं फ्रेंड्स क्वेश्चन नंबर 8। हमारे लिए वस्त्रों की उपयोगिता है। तो हमारे लिए वस्त्रों की क्या उपयोगिता है? ऑप्शन ए प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करना, ऑप्शन बी शरीर को सजाना संवारना, ऑप्शन सी सामाजिक प्रतिष्ठा प्रदान करना, ऑप्शन डी ये सभी। तो हमारे लिए वस्त्रों की जो उपयोगिता है फ्रेंड्स वो सभी होगी। प्राकृतिक कारकों से सुरक्षा प्रदान करने के लिए भी हमें वस्त्र चाहिए,
शरीर को सजाने संवारने के लिए भी हमें वस्त्र चाहिए होते हैं, और सामाजिक प्रतिष्ठा के लिए भी वस्त्र चाहिए होते हैं। वस्त्र इसमें सामाजिक प्रतिष्ठा में बड़ी अहम भूमिका निभाता है फ्रेंड्स। तो जो ऑप्शन डी है वो इसका करेक्ट आंसर होगा। देखते हैं क्वेश्चन नंबर 9। उच्च गुणवत्ता की ऊन प्राप्त होती है। तो उच्च गुणवत्ता की ऊन कहाँ से प्राप्त होती है? बकरियों से, भेड़ों से, मेमनों से, या ऊंट से? तो ये हम सभी जानते हैं कि जो ऊन है फ्रेंड्स वो बकरियों से भी प्राप्त होती है, भेड़ों से भी प्राप्त होती है, मेमनों से भी प्राप्त होती है और ऊंट से भी प्राप्त होती है। लेकिन हमारा क्वेश्चन कह रहा है, क्या कह रहा है? उच्च गुणवत्ता। तो जो उच्च गुणवत्ता की ऊन होती है ना फ्रेंड्स, वह मेमनों से प्राप्त होती है। मेमनों से प्राप्त जो ऊन होती है वो उच्च गुणवत्ता की ऊन मानी जाती है। देखते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10। भारतवर्ष में प्रायः सूती वस्त्र अधिक पहने जाते हैं क्योंकि ए, बताइए, भारत में सूती वस्त्र क्यों पहने जाते हैं? ये बहुमूल्य होते हैं, सहज ही उपलब्ध हैं, या वातावरण के अनुरूप है, या ऊष्मा के कुचालक हैं? तो ये हम जानते हैं फ्रेंड्स, बहुमूल्य वाली कोई बात नहीं है। ऐसा नहीं है कि ये बहुमूल्य होते हैं इसलिए पहने जाते हैं, बल्कि जो वस्त्र बहुमूल्य होते हैं उसे हर कोई परचेस नहीं कर सकता। तो ये जो ऑप्शन ये है ये तो करेक्ट नहीं है। और सहज ही उपलब्ध है ये भी कोई ऑप्शन नहीं है, तो दोनों कट जाते हैं फ्रेंड्स। अब आइए देखते हैं वातावरण के अनुरूप है या ऊष्मा के कुचालक हैं। तो यहीं से आप देख लीजिए कि जो हमारे सूती वस्त्र होते हैं वो ऊष्मा के कुचालक कभी नहीं होते, वो ऊष्मा के सुचालक होते हैं। और ये भी गलत हो गया। तो ऑप्शन सी जो है वो करेक्ट होगा कि ये वातावरण के अनुरूप है। सूती वस्त्र जो होते हैं वो वातावरण के अनुरूप होते हैं। यही वजह है कि हमारे भारतवर्ष में इसको ज़्यादा इस्तेमाल किया जाता है। तो इसी क्वेश्चन के साथ फ्रेंड्स हमारी आज की सीरीज समाप्त होती है। प्रश्न कैसे लगे आप कमेंट ज़रूर करिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा।